क्योंकि नोज़ की लाइनिंग और साइनस की लाइनिंग कंटिन्यूएशन में है, तो इसका असर साइनस पे भी पड़ता है। जब ये इन्फेक्शन नोज़ में लिमिटेड ना रह के साइनस में चला जाए, तो इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी चंगेरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट बने इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम डॉक्टर हरू छाबड़ा हांडा, who's a director in ENT, head and neck surgery working in Vedanta Medicity, Gurgaon. Let me update my audience कि Dr. Chhabra holds a rich experience of more than 32 years, which is not small. So Dr. Chhabra, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर छाबड़ा, आज हम लाइव हैं और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और आज हम एक बहुत आम बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आम भी है लेकिन कई बार वो गंभीर बीमारी भी बन जाती है, जिसका नाम है साइनस या साइनसाइटिस। तो सबसे पहला सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से यही आता है कि साइनस क्या होता है? एक्चुअली साइनस हमारे नाक के इर्द गिर्द कुछ कैविटीज़ हैं, एयर फिल्ड कैविटीज़ बोलते हैं। इसमें हवा भरी होती है। ये एक नॉर्मल एनाटमी का स्ट्रक्चर है ना, जो हेल्प करता है हमारी साउंड को रेजोनेंस देने के लिए, स्कल को हल्का बनाने के लिए। और इसमें वही लाइनिंग है जो नोज़ की लाइनिंग है, और इसकी जो इन्फेक्शन होती है, जब इसमें सूजन आती है, उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। साइनस नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सब में होता है। जब इसमें इन्फेक्शन आता है तो इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। ओके डॉक्टर अरुण, जैसे कि नॉर्मल बात करें कि आजकल में कोल्ड कफ जो चीज़ें होती है, हेडेक होता है, क्या ये भी एक रीज़न होता है कि हम साइनस की तरफ इसी से बढ़ते हैं? देखो, हमारा नोज़ एक्सपोज्ड है बाहर के एनवायरनमेंट से, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एलर्जी के डस्ट पार्टिकल्स हो, तो नोज़ में सबसे पहले असर आता है। क्योंकि नोज़ की लाइनिंग और साइनस की लाइनिंग कंटिन्यूएशन में है, तो इसका असर साइनस पे भी पड़ता है। जब ये इन्फेक्शन नोज़ में लिमिटेड ना रह के साइनस में चला जाए, तो इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से। वायरल शुरू में यूजुअली नोज़ तक लिमिटेड रहता है, पर अगर इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाए तो ये साइनस की इन्फेक्शन भी बना सकता है। इवन एलर्जी में भी जब पॉलिप्स बन जाते हैं नाक में, तो ये नाक की लाइनिंग और साइनस की लाइनिंग दोनों को इफ़ेक्ट करके इसमें स्वेलिंग पैदा करके नाक, जो साइनस की नॉर्मल साइनस की ओपनिंग्स होती हैं, वो नोज़ में खुलती हैं। जब इनमें ब्लॉकेज आ जाता है तो साइनस में जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, या फिर उसमें इन्फेक्शन बन जाती है, उस फ्लूइड में सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होती है, तो वो फिर आगे जाके साइनस के सारे लक्षण पैदा करता है, साइनोसाइटिस के सारे लक्षण पैदा करता है। ओके, डॉक्टर छाबड़ा, आपने से बताया, बट हमारी जनता ये भी जानना चाहती है, बिकॉज शुरुआती कुछ लक्षण आते हैं बॉडी में, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर, हम सोचते हैं एक नॉर्मल कोल्ड है या हेडेक हो रहा है हमें, तो हम घर पे ही ट्रीट करते रहते हैं इस चीज़ को। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या लक्षणों को नोट करें कि भाई दिस इज समथिंग एल्स एंड वी नीड टू रश अ डॉक्टर लाइक यू? देखो, साइनस इन्फेक्शन में दो तरह से हम लोग इसको करते हैं ड्यूरेशन वाइज। जैसे कि एक्यूट है तो वो कुछ दिन चलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जब ये बीमारी 3 महीने तक इसकी प्रॉब्लम ठीक ना हो, साइनस में क्या होता है कि नाक बंद रहेगा, नाक से बलगम आएगी, बलगम का कलर गंदा ग्रीनिश या थिक येलोइश या बहुत गाढ़ा सा हो सकता है, ग्लू लाइक। और ये नाक से आगे से निकल सकता है, ये नाक के पीछे, पोस्ट नेजल ड्रिप जिसको बोलते हैं, कि आपको लगता है कि नाक के पीछे कुछ बलगम गिर रहा है, जो गले में जाके इरिटेशन करता है। तो हमारा गले में खांसी, बलगम, खराश ये रहती है। और क्योंकि साइनस में बलगम भर जाता है, तो इसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है, और कई बार ये हेडेक काफ़ी सिवियर होता है। और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये साइनस की बीमारी, क्योंकि ब्रेन बिल्कुल पास है और आइज़ बिल्कुल पास हैं, तो इनका असर आँख पे या ब्रेन पे भी दिखने को मिलता है, अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं किया गया। ओके, वेरी गुड। सो डॉक्टर छाबड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आपने सिम्टम्स तो बता दिए कि क्या होते हैं, कि ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है, बट अगर हम बात करें कारण या कॉजेस, वो क्या होते हैं? कारण, देखो, शुरू में आपका ज़ुकाम हुआ, आपने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया,
और उसकी इन्फेक्शन नाक में चली गई, या किसी कारणवश जो साइनस की ओपनिंग है वो ब्लॉक हो गई इन्फ्लेमेशन से और वो बंद ही रह गई, तो नाक के अंदर जो फ्लूइड, तो सिक्रीशंस तो बनती है, नाक में म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन क्रिएट करते हैं, तो वो सिक्रीशन इकट्ठी हो गई लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और वो उसमें फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। या कई बार हमारी बॉडी में नाक की हड्डी ही टेढ़ी होती है या नाक का एनाटमी ही ऐसा है कि वो बहुत ब्लॉकेज करता है, तो ब्लॉकेज फिर जल्दी से साइनस पे असर करती है। या जैसे एयरप्लेन पे ट्रैवल किया, अंडर वाटर, जिसको बैरो ट्रॉमा बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, उसमें भी ओपनिंग्स ब्लॉक हो जाती हैं जिससे ये फिर आगे चल के साइनस बन सकता है। या बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है कि बॉडी अपने इन्फेक्शन से लड़ सके, तो वो थोड़ी सी इन्फेक्शन भी साइनस में रह सकती है। दांतों से काफ़ी अच्छा, मतलब बिल्कुल पास हैं दांतों की जो रूट्स हैं कुछ दांत की, वो साइनस में जाती हैं और वहाँ से दांत से भी इन्फेक्शन साइनस में जा सकता है। या आपने डेंटल ट्रीटमेंट करवाई, रूट कैनाल कराया, उसका इफ़ेक्ट अंदर साइनस के डेप्थ तक चला गया और वो वहाँ पे जाके इन्फेक्शन बन जाए, या चोट लगी ट्रॉमा की वजह से। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से। बाकी पैथोजेनिसिटी वाइज बैक्टीरियल, फंगल पैथोजेंस हैं विच कैन कॉज, या फिर सिर्फ एलर्जी की वजह से ही एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस बनता है। This is what I go to mention because nowadays, if you look into the present scenario, और जो हमारी जो है हमारी present जो environmental conditions हैं, इतना pollution है बाहर, इतना sound pollution है, दूसरे pollutions और हर तरह की बीमारियां, हमारी immunity level बहुत low हो चुके हैं, तो वो किस हद तक responsible है साइनस को बढ़ाने में? इम्यूनिटी वाइज देखा जाए तो जो डायबिटिक्स हैं या जिनका बॉडी में कुछ और बीमारी है जो इम्यूनिटी से फाइट नहीं कर सकते, या जिनको एलर्जी रहती है, तो थोड़ा सा उनमें ये चांसेस ज़्यादा हैं साइनस की इन्फेक्शन आने के। एलर्जी वालों में स्वेलिंग वैसे ही बन जाती है जो ब्लॉकेज कॉज करती है ऑफ द साइनस ड्रेनेज पाथवे। सो इम्यूनिटी डज प्ले अ रोल। इफ़ वी डोंट ट्रीट आर एक्यूट प्रॉब्लम्स, तो वो उसको निगलेक्ट कर दें, वो भी एक कारण है। अगर हम उसको जल्दी ट्रीट कर लें, या कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन दवा ली, सोचा कि ठीक हो गया, वो पूरा कोर्स नहीं किया, तो हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया 10,000 बैक्टीरिया है, वो सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, पर उसके हमने 5,000 कर दिए, वो सिम्टम्स नहीं कॉज कर रहे, पर वो 5,000 पड़े हैं वहाँ पे। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी फिर लो होगी वो फिर उठ जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम उठेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग बन के, जैसे कोविड में देखा था कि अपना रूप चेंज करते हैं, बिल्कुल, तो ये भी अपना चेंज कर लेते हैं नए तरीके से, विच मे बी रेजिस्टेंट टू नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट यू गिव। बट आई मीन से मैम, अगर डस्ट का जो रोल बात कर रहे हैं, डस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। डस्ट एलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोज हु आर प्रोन टू एलर्जी, जो एलर्जी है इट इज़ पार्टली एनवायरनमेंट इज टू बी ब्लेम्ड, कुछ जेनेटिक्स भी होता है इसमें, कुछ फैमिली में रन करती है एलर्जी। आपने देखा होगा जिसके माता पिता में एलर्जी है तो बच्चों में चांसेस है कि उसके आने के एलर्जी ज़्यादा है। या फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ डस्ट बहुत है, पोल्यूशन है, स्मोकिंग इज़ अनदर वेरी बिग फैक्टर। जिस घर में पैसिव स्मोकिंग भी हो सकती है, पेरेंट्स में से कोई स्मोक करता है तो बच्चे का एक्सपोजर रहता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी साइनस पे इन्फेक्शन में ज़्यादा पड़ा। ओके, आई थिंक बात करेंगे, अगर हम उनके टाइप्स पे जाएंगे तो हमारा इंटरव्यू लंबा हो जाएगा एंड हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आई थिंक देयर इज नेजल डेविएशन, देयर इज एलर्जी एंड वो टाइप्स, राइट? दैट विल डिस्कस फर्दर ऑन। मैम, अगर हम बात करें डायग्नोस करने की, तो हाउ वी डायग्नोस दिस साइनस? यूजुअली जब फर्स्ट टाइम पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेके, हमें शक होता है कि हाँ इसको साइनस हो सकता है। जैसे उसका नाक बंद रहता है, बलगम आ रही है, बलगम की जो टाइप है वो बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें पस है, या बहुत, हाँ, और हेडेक हो सकता है इनमें। जैसे हमें डाउट हो तो हम शुरू में यूजुअली इनको मेडिकली ट्रीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन कि हाँ इनको साइनस है, और इसमें लंबे समय तक एंटीबायोटिक देना पड़ता है, या कई बार नाक में स्प्रे, स्टीरॉयड स्प्रेज भी देते हैं कुछ केसेस में जब हमें लगता है कि साइनस ब्लॉक है। या हम नेज़ल एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि अंदर हमें नाक में देख के ये पता चला कि हाँ इसमें कंजेशन है, या अंदर पस है, या पॉलिप्स बन गए हैं,
तो एक तो हिस्ट्री हो गया, दूसरा एग्जामिनेशन हो गया जिसमें नेज़ल एंडोस्कोपी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों चीज़ों से जब हमें डाउट होता है कि हाँ ये साइनस है, तो हम पहले एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देते हैं 2-3 हफ्ता, और फिर 2-3 हफ्ते के बाद हम सीटी स्कैन करवाते हैं, क्योंकि कईयों का सिंपल कोल्ड है वो हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर हम शुरू में ही इनका सीटी कराएं, तो जैसे कोई ज़ुकाम के साथ हमारे पास आया तो हम उसमें सीटी कराएंगे तो सबका ही साइनस में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन निकलेगा। क्रॉनिक साइनस मीन्स इसको बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसको हम मेडिकली ट्रीट करके देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा। 2-3 हफ्ते में यूजुअली कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, पर फिर भी नहीं आता तो फिर हम सीटी कराते हैं। उसमें एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि ये कितना है, किस किस साइनस में इन्वॉल्व है और किस तरह की प्रॉब्लम है, और फिर दैट हेल्प्स अस टू डिसाइड कि व्हाट इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी हैव टू टेक। तो मैम मतलब बात की जाए एज फैक्टर की, क्या कोई पर्टिकुलर एज होती है जो साइनस आजकल डेवलप हो रहा है, या देश नो एज बार? किसी भी एज में हो सकता है, बट यंग इंडिविजुअल्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डिकेड इज़ मोर कॉमन। ओके। पर बच्चों में भी देखा जाता है। बच्चों के ट्रीटमेंट इजी होता है, जल्दी हो जाता है उसको अगर ठीक से किया जाए। पर क्रॉनिक जो केसेस हैं वो यूजुअली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डिकेड, बट कैन सी इन एनी एज। एनी एज, ओके। मैम अगर क्योर एंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज आज अवेलेबल है? ऑफ कोर्स इसका इलाज है, जैसे मैंने बोला, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें नेज़ल स्प्रे, जो यूजुअली स्टीरॉयड स्प्रेज होते हैं जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, वो देख लेते हैं कि इसको मतलब नुकसान तो नहीं करेगा, तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। जो स्वेलिंग जो मैंने बताया कि साइनस की ओपनिंग जो नाक में खुलती है वो ब्लॉक है तो वो ड्रेन नहीं होगा। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड इज ड्रेनेज ऑफ द साइनसेस, वेंटिलेशन ऑफ द साइनसेस। अगर वो खुल जाएगी ओपनिंग तो वो अपने आप से ही सिक्रीशंस ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। तो स्टीरॉयड स्प्रे हमें उसमें हेल्प करते हैं। अगर हमें बैक्टीरियल लग रहा है तो उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं। और बाकी नेज़ल डूशिंग जैसे जल नेती है, अगर अंदर नमक डाल के पानी में, जैसे आयुर्वेदा में बताते हैं, वो हम लोग भी काफ़ी नेज़ल डूशिंग काफ़ी अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। नाक को धोना ताकि अंदर से सारा स्वेलिंग उससे कम होती है, अंदर जो सिक्रीशंस है, पस वगैरह है, वो वॉश आउट होता रहता है। अगर इससे भी फ़ायदा नहीं हो तो देन नेक्स्ट स्टेप इज़ सर्जरी। सर्जरी में वही हम लोग ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन दूरबीन से होता है, बाहर कोई कट नहीं आता, और साइनस की ओपनिंग सारी खोल के उसकी क्लीनिंग करते हैं। साइनस की नॉर्मल लाइनिंग जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, जो डिजीज़ टिश्यू है, जो इन्फेक्टेड टिश्यू है वो निकालते हैं, ताकि एज़ फार एज़ पॉसिबल जो उसकी एनाटमी प्रिजर्व रहे और सिर्फ इन्फेक्शन निकले और डैमेज कम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो। Very nice. Since ma'am we are live and people are watching, our viewers are watching, what guidance you want to give to the viewers कि हम इसको severity की तरफ ना ले जाके एक प्रिवेंशन एंड क्योर की तरफ जाए, कि हमें ये सिचुएशन ही ना आए कि हमें सर्जरी करानी पड़े। क्या आप गाइडेंस को फॉलो करें कि साइनस ना ही बढ़े? देखो, एक तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर अवॉइड करो। दूसरा, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है या स्मोकिंग है, तो अगर ऐसे है तो मजबूरी है तो मास्क पहन के जाइए। और अगर हो जाए कोल्ड कफ तो उसका सही तरीके से इलाज की, जितना डॉक्टर ने बताया उतने दिन ज़रूर दवाई ले। ऐसा नहीं कि अब ठीक हो गया तो हम दवाई बंद कर दें, वो पूरा कोर्स करना ज़रूरी है, और प्रॉब्लम हो तो फॉलो अप करें। थैंक यू मैम। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि डॉक्टर अरुण ने हमें कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है साइनस के बारे में। उन्होंने बताया कोई भी बीमारी गंभीर नहीं होती, हम और आप ही इसको गंभीर बना देते हैं। अगर हम टाइम पे फॉलो अप ले, डॉक्टर्स के पास आए, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसके अलावा हम समय पे खाएं, अच्छा खाएं, संतुलित खाएं, एक्सरसाइज करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस को दूर रखें और स्ट्रेस से दूर रहें। So viewers, keep smiling, stay connected with Canway to stay healthy. Ma'am, since the Canway team is here, anything you want to add for us? Yeah, I think you people are doing a tremendous job helping patients, helping people who cannot afford, and I think it's remarkable of your team to help these patients, which is very important. Right. Thank you, Dr. Aru, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you. Thank you, viewers.